जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कार्टोग्राफी के बारे में। देखो, अगली 2 दिन में हमारा कार्टोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कार्टोग्राफी में आजकल प्रोजेक्शन का टॉपिक हटा दिया गया, जो सबसे लंबा और सबसे डीपली डिटेल वाला टॉपिक था। ठीक है, प्रोजेक्शन वाला जो टॉपिक था सबसे लंबा टॉपिक था। एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन कार्टोग्राफी का 1/3 पोर्शन कवर करता था। ठीक है, और एक ऐसे टॉपिक को हटा दिया गया जो बहुत लंबा था और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला भी था। ठीक है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा प्रोजेक्शन क्या विशेषताएं रखता है, कैसे चलता है, कैसे क्या है, कैसे बनता है, उसमें अक्षांश देशांतर रेखाएं आपस में किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो एक ऐसे कंफ्यूज करने वाले टॉपिक को यूजीसी ने हटा दिया है सिलेबस से। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत प्यारी बात है कि एक कंफ्यूज करने वाला टॉपिक हट गया। बाकी 2019 से पहले जो सिलेबस था उसमें प्रोजेक्शन था, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर बार आते थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण उपकरण, कार्टोग्राफी के कुछ स्पेशल उपकरण हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ बिल्कुल फुल डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, ये जो उपकरण हैं इनको आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। जैसे जब आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा, जब आपने कार्टोग्राफी पढ़ी होगी, तो टीचर ने आपको दिखाए होंगे ये सारी सारी डिवाइसेस को आपने अच्छे से हाथ में लेकर देखा होगा, और यदि आपने प्रैक्टिकल किया है तो आपने इनको यूज भी किया होगा। ठीक है, तो ऐसे तो मैं कह नहीं सकता कि आप इन टॉपिकों से बिल्कुल अनजान हैं, ये बिल्कुल कहना उचित नहीं है। आप इन टॉपिकों को ऑलरेडी जानते हो, मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। और यहाँ पर आज तक हमने जो आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपने एज ए प्रैक्टिकल, लेकिन आज हम यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, क्या नहीं बनता। हमें यहाँ पर बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं, बिल्कुल चारों तरफ का कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थियोडोलाइट के बारे में बताता हूँ। थियोडोलाइट क्या होता है? देखो, पीजी में आपने जब प्रैक्टिकल हुआ होगा, प्रैक्टिकल फाइल में आपने थियोडोलाइट का मैप भी बनाया होगा। देखो, थियोडोलाइट के बारे में मैं बताऊं, आपको याद कर दिला देता हूं यदि आपको अब तक याद ना हो तो। थियोडोलाइट में क्या होता था, एक डम पे वो लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं यार, कभी कभी नाम भूल जाते हैं ना, जिसको जूम माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप इस टाइप का लगा होता है, जो बहुत दूर वाली चीज़ को भी बिल्कुल पास से दिखा देता है। दूसरा, आपने देखा होगा, मैं ऐसी बेसिक बातें बता रहा हूँ जो आपको थियोडोलाइट से याद करवा दे, थियोडोलाइट से आपको कनेक्ट करवा दे। थियोडोलाइट में क्या होता है, जब आप किसी भी वस्तु को देखते हो ना जूम करके, तो वो आपको उल्टी दिखती है। आदमी उल्टा दिखेगा, बुक उल्टी दिखेगी, सब चीज़ उल्टा दिखेगा। यदि आप उल्टा करके देखोगे तो आप सीधा देख पाओगे। ठीक है, तो अब आप जुड़ चुके होंगे थियोडोलाइट से। थियोडोलाइट में क्या होती है, अलग अलग लोकेशन ली जाती है। जैसे यहाँ पर हमने लोकेशन ए ले ली, लोकेशन बी, लोकेशन सी, लोकेशन डी, लोकेशन ई, लोकेशन एफ, और इस तरीके से फिर उनका एंगल देखा जाता है कि यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर कितना बन रहा है। तो जब हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर सपोज डेट में एक एग्जांपल बताओ, यहाँ पर 45 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 50 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 55 का बन रहा है, यहाँ पर 44 का बन रहा है, यहाँ पर 44.5 का बन रहा है, यहाँ पर 43.3 का बन रहा है, यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर सपोज डेट 46 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग एंगल बन रहे हैं, 50 बन रहा है, 55 बन रहा है, 44 बन रहा है, 45.5 बन रहा है, 45 बन रहा है, 43.3 बन रहा है और 46 बन रहा है। तो ये जो अलग अलग एंगल बन रहे हैं ना, ये एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एंगल हैं जो ढलान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि भाई यहाँ पर क्या है, ऊंचा वाला भाग है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊंचा वाला भाग है, यहाँ पर सबसे नीचे वाला भाग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा ढलान है, सबसे ज़्यादा गहराई वाला भाग है, ये सबसे ऊंचा वाला भाग है। तो ये एक स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ढलान इस दिशा में है। ठीक है, यहाँ पर खड्डा इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर एंगल कम बन रहा है। यहाँ पर क्या है, ऊंचास ज़्यादा है, यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, उससे कम यहाँ पर है।
यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा ढलान है, यहाँ पर ऊंचाई है, यहाँ पर ढलान है। इस तरीके से अलग अलग रेशो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यदि यदि अब आप बोलोगे थियोडोलाइट का यूज, जैसे आपको समतल मैदान बनाना है, अब इससे हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर एक असमतल स्थिति है। अब हम क्या करें, यदि इन सभी को एंगल को हम 45-45 कर दें, इस धरातल की साफ सफाई करें, हम जेसीबी वगैरह किसी से भी हम इसको लेवलिंग कराएं, बिल्कुल इसको एक लेवल में लाएं, और इन सभी का जो हम डिग्री कोण है उसको 45 कर दें। सपोज डेट हमने सभी का 45-45 कर दिया। हमने ऐसे नहीं किया कि हमने पेन से काट के 45 कर दिया, नहीं, हमने इस धरातल को बिल्कुल समतल करवाया, और फिर हमने थियोडोलाइट से एंगल मापा, और चारों की चारों ये जो पांचों छहों की छहों लोकेशन ये सारी की सारी 45 डिग्री के एंगल पर आई। तो अब हमें पता चल गया कि भाई ये जो धरातल है ना, वो बिल्कुल 100% समतल है, बिल्कुल समतल है ये। यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी ऊंचाई उच्चावच नहीं है, बिल्कुल समतल है ये। ठीक है, तो आपने देखा होगा यदि आपके गांव में कोई नहर बनी हो, कभी कोई सड़क बनी हो, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट के द्वारा मैदान बनाया गया हो, तो वहाँ पर कुछ इंजीनियर आते हैं, एक मशीन से लेके आते हैं, और वो उसको एक जगह रख के फिर एंगल मापते हैं, फिर दूसरी जगह रख के फिर एंगल मापते हैं। वो चेक करते हैं कि ढलान किस साइड है, और उसी थियोडोलाइट की वजह से उसमें ढलान बिल्कुल सही ढंग से हो पाता है। सड़क में बीच में पानी नहीं भरता, ठीक है, नहर में पानी बिल्कुल सदा एक डायरेक्शन में बहता है, बीच में पानी नहीं रुकता, मैदान में बीच में पानी नहीं भरता, वो सब थियोडोलाइट्स की वजह से, क्योंकि उसमें एंगल बिल्कुल बराबर हुआ है, जिसकी वजह से उसमें ढलान नहीं है किसी एक दिशा में, बिल्कुल समतल धरातल है। ठीक है, तो ये सारा परिचय था थियोडोलाइट का। समझ में आ गए, आप जुड़ चुके होंगे थियोडोलाइट से अपने मैपिंग करके। इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को मापा जाता है। इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से एंगल लिए जाते हैं। दूरी की माप, तल मापन, दिक्मान, प्रक्षेपण, सर्वेक्षण रेखाओं के दीर्घन आदि कार्यों हेतु इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। थियोडोलाइट का यूजेस कहाँ पर होता है? दूरी को नापने के लिए, तल का मापन करने के लिए, दिक्मान का मापन करने के लिए, सर्वेक्षण रेखाओं का निर्धारण करने के लिए, इन सभी के लिए थियोडोलाइट का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है थियोडोलाइट के बारे में, यहाँ पर हमने इतना ही पढ़ना सफिशिएंट था मेरे अकॉर्डिंग। जरीब या चैन, जरीब क्या होती है? ये बीए फर्स्ट ईयर का जो हमारा प्रैक्टिकल होता था उसमें ऑलमोस्ट जरीब फीता को जोड़ा जाता था। ठीक है, जरीब क्या है? एक दूरी मापने का यंत्र होता है, एक चैन होती है इस तरीके से। जरीब क्या होती है? एक चैन होती है। तो ये एक दूरी मापने का एक यंत्र है। अब ये जरीब है ना, वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे मीटर जरीब हो गया, इंजीनियर जरीब हो गया, गंटर जरीब हो गया। मीटर जरीब, इसकी सामान्यतः लंबाई है 10 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर होती है। इंजीनियर जरीब की लंबाई लगभग 100 फीट होती है। गंटर जरीब की लंबाई 66 फीट या 22 गज होती है। गंटर जरीब की लंबाई है जो 66 फीट या 22 गज होती है। इंजीनियर जरीब की 100 फीट होती है। मीटर जरीब की जो लंबाई है वो सामान्यतः 10 मीटर की भी हो सकती है, 20 मीटर की भी हो सकती है और 30 मीटर की भी हो सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जरीब की लंबाई कितनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पेंटोग्राफ के बारे में। पेंटोग्राफ क्या होता है? देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो, रिड्यूसिंग और एनलार्जमेंट, ये मैंने परसों वाली क्लास में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया था कि रिड्यूसमेंट क्या होता है, एनलार्जमेंट क्या होता है, और इनको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था। मैंने एग्जाम्पल भी समझाया था आपको कि लघुकरण कब होता है, विवर्धीकरण कब होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको सोल्व करना है और आपको वापस अपने आप को एक बार पीछे ले जाके एक लिंक करना है एक तरीके से। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई मानचित्र है, उसकी सामान्यतः मापनी है 1:1000। हमने इस मापनी को बदलकर एक दूसरा मानचित्र बनाया जिसकी मापनी थी 1:50,000। 50,000। तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बना, 3 क्वेश्चन बताने हैं आपको, 3-4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बताना है कि यहाँ पर लघुकरण हो रहा है या विवर्धीकरण हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर लघुकरण विवर्धीकरण कितना हो रहा है। तीसरा,
मानचित्र के आकार में क्या परिवर्तन हो रहा है। चौथा, मानचित्र के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है। ऐसे टोटल ये 4 क्वेश्चन हैं जिनका आपको यहाँ पर आंसर देना है। लघुकरण हो रहा है या विवर्धीकरण हो रहा है, कितना हो रहा है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और मानचित्र के आकार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। चीटिंग नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर देना है। आपको अपनी जीएफ की कसम, बीएफ की कसम, जी के एफ का मतलब, बीएफ का मतलब समझ गए होंगे, मतलब आपको अपने प्यार की कसम, चाहने वाले की कसम, दिल की कसम, चीटिंग नहीं करोगे, डायरेक्टली बिल्कुल प्योर शुद्ध आंसर दोगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए। जो कैंडिडेट पेड बैच में है वो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं, पब्लिक वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पर आंसर दें इन चारों के चारों क्वेश्चनों का। ठीक है, तो पैंटोग्राफ में क्या होता है, सबसे पहली बात, ये समानांतर चतुर्भुज सिद्धांत के आधार पर काम करता है। किस पर? समानांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर। पैंटोग्राफ है वो विवर्धीकरण और लघुकरण में काम आता है, एनलार्जमेंट एंड रिड्यूसिंग में काम आता है। ओपिसोमीटर, इससे मानचित्र पर दूरी मापी जाती है। ये मानचित्र है, ठीक है, और एक ये धरातल है। अब मानचित्र में इस तरीके से कोई मानचित्र बना हुआ है, ठीक है, अब इसकी दूरी को मापना है। अब इसको आप स्केल से मापोगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो इस डिस्टेंस को मापने के लिए, इस दूरी को मापने के लिए एक यंत्र बना है जिसका नाम है ओपिसोमीटर। मानचित्र का क्षेत्रफल मापने के लिए कि भाई इस मानचित्र का क्षेत्रफल कितना है, इसके लिए एक मानचित्र बनाया जिसका नाम था प्लेनीमेट्री, प्लेनीमीटर। क्या? प्लेनीमीटर। तो मानचित्र का क्षेत्रफल मापने के लिए प्लेनीमीटर, मानचित्र की दूरी को मापने के लिए किसका? ओपिसोमीटर का। जैसे इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इन दोनों बिंदुओं के बीच कितनी डिस्टेंस है, इन दोनों बिंदुओं के बीच कितनी डिस्टेंस है, ये सारा सब कुछ मानचित्र पर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो इसको मापने के लिए एपिसोमीटर का, सॉरी, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल का घनत्व मापने के लिए या दूध की शुद्धता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप दूध की शुद्धता मापना चाहते हो, आप जल का घनत्व मापना चाहते हो, हाइड्रोमीटर का यूज करें। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर। वायु में के प्रवाहित होने की दिशा, कि वायु किस दिशा में बह रही है, उसके लिए एमिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये दो शब्द हैं, एक है एनीमोमीटर, एक है विंड वैन। विंड वैन, देखो विंड वैन और एनीमोमीटर ये आपस में हमें कंफ्यूज करते हैं। कभी हमें विंड वैन लगता है, कभी हमें एनीमोमीटर लगता है। देखो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। यहाँ पर मैंने डायरेक्शन लिख दिया, डायरेक्शन गलत है, यहाँ पर गति कर लेना। पवन की या वायु के प्रवाहित होने की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु के प्रवाहित होने की दिशा मापने के लिए विंड वैन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, विंड वैन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। आपने बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर
स्पेशली यदि आपने हरियाणा रोडवेज देखी होगी ना, तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके का एक निशान बना होता है, इस तरीके से, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, विंड वैन है। इसके द्वारा डायरेक्शन मापी जाती है और एनीमोमीटर के द्वारा हवा के प्रवाहित होने की दिशा गति मापी जाती है। अब आप दोनों में कंफ्यूज होंगे कि सर एनीमोमीटर में क्या और विंड वैन में क्या, हम कैसे कंफ्यूज को दूर करें। एक बात बताओ, आप गति किस में मापोगे? किलोमीटर में या मीटर में? ठीक है, मीटर में मापोगे या किलोमीटर में मापोगे? यदि आप किलोमीटर में भी माप रहे हो तो उसमें भी क्या आ रहा है, मीटर शब्द आ रहा है ना, किलोमीटर, मीटर। यहाँ पर क्या आ रहा है, मीटर, मीटर भाई, विंड वैन। यहाँ पर एनीमोमीटर, मीटर, मीटर के द्वारा आप डायरेक्शन थोड़ी मापोगे कि मीटर इतनी मीटर मीटर पूर्व में है, इतनी मीटर पश्चिम में है, 10 मीटर पूर्व में है, 10 मीटर पश्चिम में है, 50 मीटर दक्षिण में, 50 मीटर उत्तर में। तो वो क्या बता रहे हैं, हमें डिस्टेंस को बता रहे हैं। मीटर हमें किसको बताता है, डिस्टेंस को बताता है, गति को बताता है। आपकी गाड़ी चल रही है, हवा चल रही है, वो किस में चल रही है, मीटर में चल रही है, किलोमीटर में चल रही है, तो मीटर में है वो। तो यहाँ पर भी एनीमोमीटर है, और ये मीटर शब्द किसके लिए है कि भाई गति को बता रहे हैं किसको, गति को बता रहे हैं। विंड वैन, यहाँ पर विंड वैन शब्द ओनली, ये दिशा को बता रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज हम इन दो जगह हो रहे थे, एनीमोमीटर में या विंड वैन में। तो एनीमोमीटर मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीटर रिप्रेजेंट करता है उसको, किसको, डिस्टेंस को, दूरी को, ठीक है। तो एनीमोमीटर के द्वारा दूरी मापी जाती है, विंड वैन के द्वारा डायरेक्शन मापी जाती है। उसके बाद आता है पायरोमीटर, उच्च तापमान को मापने का यंत्र। हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वेंटूनीमीटर, किसी द्रव के प्रवाह के दर को मापने के लिए। द्रव के प्रवाह का मतलब है जैसे नदी का जल बह रहा है, ठीक है, नहर का जल बह रहा है, पारा बह रहा है, कोई भी लिक्विड फॉर्म में लावा बह रहा है, कोई भी द्रव पदार्थ जो बह रही है ना, उसकी गति को मापने के लिए वेन्यूमीटर का प्रयोग किया जाता है, और हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है वर्नियर मापनी, यह रेखीय दूरी मापने का यंत्र है। वर्नियर मापनी क्या है, रेखीय दूरी को मापने का एक यंत्र है, जिसमें एक चलित मापनी होती है जो मुख्य मापनी पर सरकती है। वर्नियर मापनी क्या होती है, यह रेखीय दूरी को मापने का एक यंत्र है, जिसमें एक चलित मापनी होती है जो मुख्य मापनी पर सरकती है। उसके बाद आता है क्रोनोमीटर, समय को मापने का यंत्र। क्रोनोमीटर क्या है, टाइम को मापने का, समय को मापने का एक यंत्र है। उसके बाद मैं बताऊं प्यारे साथियों, साइनोमीटर, आकाश के नीलेपन को मापता है। साइनोमीटर के द्वारा आकाश के नीलेपन को मापा जाता है। एक्टिनोमीटर, विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है। एक्टिनोमीटर के द्वारा विकिरण को तीव्रता को मापा जाता है। साइनोमीटर के द्वारा आकाश के नीलापन को मापा जाता है। क्रोनोमीटर के द्वारा समय का मापन किया जाता है। क्रोनोमीटर समय का मापन करता है, साइनोमीटर आकाश के नीलेपन को, साइनिंग किस में होती है, कलर में होती है। साइन शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइनिंग को। साइनिंग कलर में ही होती है ना, साइन मार रहा है कलर कम साइन मार रहा है, तो साइनोमीटर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को, एक्टिविटी को, कि कितना एक्टिव है, तो विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लाइनोमीटर, ऊंचाई को मापा जाता है क्लाइनोमीटर के द्वारा, क्लाइमोमीटर के द्वारा ऊंचाई को मापा जाता है। फैदामीटर के द्वारा सागर की गहराई को मापा जाता है कि सागर कितना गहरा है, आपने पढ़ा होगा ना, ये गर्त इतना गहरा है, ये समुद्र इतना गहरा है, ये फैदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायु एवं गैस का भार या घनत्व मापने के लिए एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, वायु और गैस का भार या घनत्व को मापने के लिए एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पेंटोग्राफ, इसकी रचना समानांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर या समत्रिभुजीय त्रिभुज के सिद्धांत पर हुई है। समत्रिभुज, सिमिलर ट्राइंगल बोल दो, चाहे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोल दो, ठीक है। पेंटोग्राफ है जो समानांतर चतुर्भुज के सिद्धांत या समत्रिभुज के सिद्धांत पर आधारित है। एडोग्राफ, यह पेंटोग्राफ की अपेक्षा अधिक सरल, परिशुद्ध और विश्वसनीय है। एडोग्राफ भी क्या है, एडोग्राफ भी एक तरीके का बिल्कुल पेंटोग्राफ है।
एडोग्राफ के द्वारा भी मानचित्र का लघुकरण विवर्धीकरण मापन किया जाता है। लेकिन ये क्या है, पेंटोग्राफ की तुलना में भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा सही है। पेंटोग्राफ की तुलना में ज़्यादा सरल है, शुद्ध है और विश्वसनीय है। रैन गेज के द्वारा वर्षांत का मापन किया जाता है कि वर्षांत कितनी हो रही है, रैन गेज के द्वारा मापन किया जाता है। अब इसमें भी कंफ्यूज दूर कर लो, रैन रैन का मतलब होता है वर्षांत, यहाँ पर वर्षांत का शब्द हो रहा है, रैन रैन का मतलब होता है वर्षांत। एनिमोग्राफ, ग्राफ पेपर पर पवन लेखन अंकित करना, ठीक है। पवन का अध्ययन, पवन के बहने के डायरेक्शन, पवन के बहने की गति, इन सभी को यदि आप एक मैप के द्वारा दिखा जाना चाहते हो, एक ग्राफ के द्वारा दिखाना चाहते हो, तो उस ग्राफ को क्या कहेंगे हम, एनेमोग्राफ कहेंगे। आपने पवन के डायरेक्शन, पवन के बहने की गति, इनको आपने किसके द्वारा दिखाया, एक आरेख या ग्राफ के द्वारा दिखाया, और उस ग्राफ का नाम क्या है, एनेमोग्राफ है। ग्राफ पर पवन के वेग को बतलाना। उसके बाद आता है वर्षालेखी। वर्षालेखी यंत्र में वर्षा की मात्रा और अवधि को ग्राफ पर स्वतः अभिलेखन किया जाता है। देखो, रेन गेज के द्वारा बरसात की मात्रा का मापन किया जाता है कि इतने बरसात हो रही है, इतने सेंटीमीटर बरसात हुई। और यदि आप बरसात की अवधि, कितने टाइम पीरियड तक बरसात हो रही है, कितनी बरसात हो रही है, बरसात की अवधि, बरसात के टाइम पीरियड, इनको दिखाने के लिए वर्षालेखी का उपयोग किया जाता है। किसका, वर्षालेखी का प्रयोग किया जाता है। ये एक स्वतः अभिलेखी यंत्र होता है। औसत 2.5 सेंटीमीटर आर्द्रता की मात्रा वर्षा कहलाती है। वर्षा कितनी कहलाती है, जहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की आर्द्रता पाई जाती है, जहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की बरसात होती है, उसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, वर्षांत कहते हैं। आर्द्रता, आर्द्र व शुष्क बल्ब तापमापी को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। ये ध्यान से सुन लेना प्यारे साथियों, आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। अब आप बोलोगे सर सापेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, ये होता क्या है, ये मैं आपको क्लाइमेटोग्राफ में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फुल डिटेल से, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो आर्द्र व शुष्क बल्ब तापमापी के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। हाइग्रोग्राफ, यह स्वतः अभिलेख यंत्र होता है जो ग्राफ पेपर पर आर्द्रता का अभिलेख करता है। यदि आप आर्द्रता को एक पैराग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हाइग्रोग्राफ का यूज करना पड़ेगा। केस आर्द्रता ग्राही, इसमें मानव केस गुच्छ का प्रयोग किया जाता है। मानव केस गुच्छ को दिखाने के लिए केस आर्द्रता ग्राफी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ऊर्ध्वाधर वायु के वजन से उत्पन्न बल या भार को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब क्या होता है, दाब है, प्रेशर है। अब आपके ऊपर प्रेशर कैसे पड़ेगा, जब आपके ऊपर वजन होगा। आपका ये हाथ है, सपोज दैट आप लेटे हुए, उसके ऊपर 5 कैंडिडेट लेट जाएं, आप लेटे हुए हो, आपके ऊपर एक लेटा, वायुदाब कम है, सॉरी वायुदाब नहीं, दाब कम है। फिर आपके ऊपर 2 कैंडिडेट लेटे, आपके ऊपर दाब बढ़ गया, 3 लेट गए, फिर दाब बढ़ गया, फिर 4 लेट गए, फिर दाब बढ़ गया। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से सेम सिचुएशन होती है वायु के साथ। वायु के ऊपर भी वायु है ना, वो क्या है भाई, ये वायु है, बिल्कुल धरातल पर ये वायु है, इसके ऊपर ये वायु है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस वाली वायु पर सबसे ज़्यादा वायु दाब है, इस वाली वायु पर कम वायु दाब है, इस वाली वायु पर सबसे कम वायु दाब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वजन, वायु का वजन कम है, यहाँ पर इसके ऊपर वायु का वजन थोड़ा ज़्यादा है, और इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा वायु का वजन है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वायु दाब घटेगा, जैसे जैसे हम धरातल की ओर आएंगे वायु दाब घटेगा, सॉरी बढ़ेगा। तो धरातल से अंतरिक्ष की ओर जाने पर वायु दाब घटता है, अंतरिक्ष से धरातल की ओर आने पर वायु दाब बढ़ता है। वायु दाब को नापने के लिए बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे मरकरी बैरोमीटर है, जो कि टोरी सेल के द्वारा आविष्कार किया गया था, जो कि इटली के थे। 14 का वायुदाब मापी है, यह एक पारायुक्त बैरोमीटर है जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। 14 का जो वायुदाब मापी है, ये क्या है, एक पारा का बना हुआ है, इसमें पारे का यूज किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा उपयोगी है। निर्द्रव्य वायुदाब मापी, ये ल्यूसियन विडाई द्वारा बनाया गया था, इसके द्वारा आर्द्रता रहित वायुदाब का मापन किया जाता है। जो निर्द्रव्य वायुदाब मापी है, इसके द्वारा आर्द्रता रहित वायुदाब का मापन किया जाता है। वायुदाब लेखी बैरोग्राफ, यह भी एक स्वतः अभिलेखी यंत्र है,
यह निद्रव्य वायुदाब मापी पर आधारित है। जो वायुदाब लेखी है जिसको बैरोग्राफ कहते हैं, यह निद्रव्य वायुदाब मापी पर आधारित है। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है यार। अब यहाँ पर मैं आपको मौसम से संबंधित कुछ तत्वों का मानचित्र पर प्रदर्शन पढ़ाता हूँ कि मौसम तत्वों का मानचित्र पर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। समदाब रेखाएं, मौसम मानचित्र में वायुदाब को समदाब रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। भाई ये आपका मानचित्र है, यहाँ पर ये ऐसे स्थान है जहाँ पर वायुदाब बिल्कुल बराबर है। तो इन सभी स्थानों को दिखाने के लिए, मिलाने के लिए हम आइसोबार का उपयोग करेंगे। तो मानचित्र में समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र में 2 मिलीबार के अंतराल पर समदाब रेखाएं खींची जाती है। जो भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र है उसमें 2 मिलीबार के डिफरेंस पर, 2 मिलीबार के अंतर पर समदाब रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे यहाँ पर 2-2 मिलीबार के अंतर पर, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 16 MB, यहाँ पर 18 MB, यहाँ पर 20 MB है। तो ये क्या 2-2 मिलीबार का अंतर आ रहा है। तो भारतीय मौसम मानचित्र में जो समदाब रेखाएं हैं वो 2-2 मिलीबार वायुदाब के अंतर पर खींची जाती हैं। 2 निम्न वायुदाब उच्च दाब के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। भाई ये 2 निम्न वायुदाब के क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर एक निम्न वायुदाब की रेखा, यहाँ पर एक निम्न वायुदाब, 2 निम्न वायुदाब के क्षेत्र, यहाँ पर निम्न वायुदाब है, यहाँ पर निम्न वायुदाब है। इन दोनों का बीच का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे? कोल कहेंगे। ये उच्च वायुदाब है, ये उच्च वायुदाब है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? कोल कहेंगे। तो 2 निम्न वायुदाब या 2 उच्च वायुदाब का जो बीच का क्षेत्र है उसको कोल कहा जाता है। संकेताक्षर, मौसम मानचित्र में समुद्रों की दिशा को संकेताक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो मौसम मानचित्र है उसमें जो समुद्र की दिशा है, जो समुद्र की डायरेक्शन है कि समुद्र में लहर किस डायरेक्शन में बह रही है, समुद्र में जलधाराएं कैसे बह रही हैं, समुद्र में तट कहाँ पर हैं, ज्वार कहाँ पर आ रहा है, इन सब को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है, संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। संकेत पद्धति को 19वीं सदी के प्रारंभ में एडमिरल सर फ्रांसिस बोफोर्ड द्वारा अपनाया गया था। तो संकेताक्षर पद्धति को सबसे पहले किसने अपनाया था? बोफोर्ड महोदय द्वारा अपनाया गया था। इसे बोफोर्ड संकेत भी कहते हैं। बोफोर्ड महोदय ने कुछ इस तरीके से संकेत बताए थे, इनको आपको अच्छे से याद करना है। याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं सीएम। सीएम का मतलब होता है क्लैम। क्लैम का मतलब होता है हिंदी में शांत होना। शांत महासागर, जो बिल्कुल शांत महासागर होता है ना, उसको इंग्लिश में क्लैम कहते हैं। और क्लैम को CM के रूप में हम लिख सकते हैं, CCMM, ठीक है। तो शांत सागर को इंग्लिश में क्लैम कहते हैं, क्लैम को CM के द्वारा लिख सकते हैं। अत्यल्प तरंगित सागर, जो अत्यल्प तरंगित सागर है उसको इंग्लिश में स्मूथ बोलते हैं, और स्मूथ को हम SM के रूप में लिख सकते हैं। अल्प तरंगित सागर को इंग्लिश में स्लाइट कहते हैं, जिसको शॉर्ट वे में या फिर संकेताक्षर में SI कह सकते हैं। सामान्य तरंगित सागर, इसको मॉडरेट कहते हैं, जिसको शॉर्ट वे में MOD लिख सकते हैं। प्रक्षुब्ध सागर को इंग्लिश में रफ कहते हैं, जिसको हम संकेताक्षर के रूप में RO लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अति प्रक्षुब्ध सागर को इंग्लिश में वेरी रफ कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट अक्षर में VRO लिख सकते हैं। उच्च तरंगित सागर को हाई कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाई लिख सकते हैं। अति उच्च तरंगित सागर को वेरी हाई कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम VHI लिख सकते हैं। प्रलयकारी सागर को हम फेनोमिनल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में PH लिख सकते हैं। इसके अलावा तरंग की दिशा को इंग्लिश में वेव डायरेक्शन बोलते हैं, जिसको हम W लिख सकते हैं। W के आगे आपको ध्यान रखना, इस तरीके का सिंबल भी बनाना है कि भाई हवा बह रही है, विंड बह रही है, ठीक है। क्या बह रही है? विंड बह रही है। अब मैं इसको आपको याद करवाता हूँ। CM का मतलब होता है क्लैम। क्लैम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत सागर। SM को
इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ, एस एम की फुल फॉर्म है स्मूथ, जिसका अर्थ क्या है अत्यल्प तरंगित सागर। एस आई को इंग्लिश में एस आई की फुल फॉर्म में स्लाइट, जिसका हिंदी अर्थ है अल्प तरंगित सागर। एम ओ डी इसका फुल फॉर्म है मॉडरेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य तरंगित सागर। आर ओ रफ, आर ओ की फुल फॉर्म क्या है रफ, जिसको हिंदी में प्रक्षुब्ध सागर कहते हैं। वी आर ओ इसका फुल फॉर्म है वेरी रफ, जिसको हिंदी में अति प्रक्षुब्ध सागर कहते हैं। एच आई हाई, एच आई की फुल फॉर्म क्या है हाई, जिसको हिंदी में उच्च तरंगित सागर कहते हैं। वी एच आई वेरी हाई, वी एच आई की फुल फॉर्म है वेरी हाई, जिसको हिंदी में अति उच्च या अति उच्च तरंगित सागर कहते हैं। उसके बाद आता है पी एच, पी एच का फुल फॉर्म है फेनोमिनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पल्यकारी सागर। डब्लू, डब्लू के आगे क्या बना हुआ है एरो का निशान, एरो का निशान बता रहा है कि भाई डब्लू का मतलब है विंड, पवन, पवन इस दिशा में बह रही है। क्या बह रही है, पवन इस दिशा में बह रही है। तो यदि ओनली डब्लू होता, डब्लू हमें रिप्रेजेंट करता ओनली तरंग को, वेव को, लेकिन जो ये निशान है डब्लू के आगे, ये तीर का निशान, ये बता रहा है कि पवन इस दिशा में बह रही है, मतलब दिशा। तो डब्लू का मतलब है डायरेक्शन, सॉरी विंड, विंड को हम वेब, सॉरी विंड नहीं वेब, वेब का मतलब होता है तरंग, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। डब्लू का मतलब होता है वेब, वेब का मतलब है तरंग, और डायरेक्शन का चिन्ह है, इसका मतलब है बहने का। क्या है, बहने का, कि भाई इस दिशा में बह रही है। तो वेब, डब्लू का मतलब वेब, वेब का मतलब है तरंग, इस दिशा में बह रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है डब्लू, और ये एरो का निशान हमें किसको बता रहा है, डब्लू का मतलब है वेब, वेब का मतलब है तरंग, और इस निशान का मतलब है डायरेक्शन का मतलब दिशा। अब देखो यहाँ से आजकल क्वेश्चन नहीं आता, बाकी आप इस ग्राफ को पढ़ सकते हैं। इस ग्राफ को मैं समझा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो इसका मतलब है बिल्कुल शांत, जीरो के अंदर, जीरो का मतलब है शांत। ये मील प्रति घंटा है और ये नॉट है, ध्यान से देख लेना, ऊपर नॉट लिखा हुआ है और मील प्रति घंटा लिखा हुआ है। यार इसको कल पढ़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गर्मी है यहाँ पर। कल से 2 क्लास होंगी पर डे, ध्यान रखना है आपको, कल से पर डे 2 क्लास होंगी। ये सिंबल है, इनको हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।